हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशन के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ते हैं गॉस लॉ, और इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी गॉस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच में स्लाइटली डिफरेंस है, इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा अलग आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ का जो है स्टेटमेंट देखेंगे, देन उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसका प्रूफ देखेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखने वाले हैं। गॉस लॉ हमको क्या बताता है समझना। द टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड surface is equal to -4 pi capital G times, क्या बोले हमने, द टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू -4 पाई G टाइम्स द टोटल मास enclosed by that surface। ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे। क्या बोला अपने को, द टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स, यानी देखो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स रहेगा, किसका फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स का जो मीनिंग रहता है वो एक्चुअल में टू फ्लो, यानी कि कुछ फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो फ्लो होंगी। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, और कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्लोज्ड सरफेस का मीनिंग क्या है, जैसे आपको नज़र तो अभी ये लूप आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लूप नहीं है बल्कि क्लोज्ड सरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास एक फुटबॉल है तो उसका डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन है कैसा, वो उसका जो पूरा का पूरा सरफेस है वो क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोर्ड पे इसको बना नहीं सकते। बोर्ड पे अपने को कैसा नज़र आ रहा है ये, कि हमारे पास एक वायर है और उसके हमने दो जो एंड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर की, ऐसा अपने को नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा क्लोज्ड है। तो अगर हमारे पास किसी भी टाइप का सरफेस है, अपने को यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि सर्कुलर ही लो चाहे रैंडम शेप का लो, किसी भी टाइप का अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है तो इससे फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, तो हमको पता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड रहेंगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है, जिस लाइन से ग्रेविटेशनल फील्ड चलेगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि मास कैपिटल M है तो सारा का सारा जो फ्लक्स रहेगा वो कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ आएगा, बराबर है, ऑल डायरेक्शन से, सब तरफ से। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो क्या बता रहा अपने को कि टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स, जितना भी यहाँ पे फ्लक्स है ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, इज इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा, -4 पाई G टाइम्स, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, -4 पाई G टाइम्स द टोटल मास इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, इस ऑब्जेक्ट के टोटल मास से, ठीक है। यानी जितना मास इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, इस सरफेस के अंदर बंद है, ये हमको डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन अपने को क्या मिलेगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, ये सिंबल है फाई, इज इक्वल्स टू -4 पाई कैपिटल G टाइम्स ऑफ टोटल मास, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इक्वेशन, या किसका, ये हो गया गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन के लिए इक्वेशन। क्लियर। अब इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी रैंडम शेप का हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं जो कि क्लोज्ड सरफेस रहेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ के अंदर हम लोग कोई भी एक रैंडम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में जो बॉडी है, ये जो एरिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस है। क्लियर। अब इसके सेंटर पे हम लोग मानते हैं कैपिटल M, यानी टोटल मास इसके अंदर कितना इंक्लोज्ड है, कैपिटल M है। अब सारी जो फ्लक्स की लाइंस है वो इसके अंदर एंटर करेंगी, हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, हम तो पूरे ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट नहीं मालूम करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मानता हूँ एक छोटा सा एरिया DS, ये एरिया का नाम है DS, ठीक है। अब यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है, तो वो
यहाँ से मैं अज्यूम करता हूँ कि इधर सेंटर की तरफ आ रही, क्लियर। तो ये हो गया किसका डायरेक्शन अपने पास में, फील्ड का डायरेक्शन। कौन सी फील्ड, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास में इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ds है, तो ds एक्चुअल में एरिया है, और आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो रहता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया क्या डायरेक्शन किधर रहेगा, तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं एरिया जो रहता है ना, तो वो इससे परपेंडिकुलर, मतलब एरिया बाहर की तरफ, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस में हमेशा एरिया किधर रहेगा, बाहर की तरफ। तो एरिया का डायरेक्शन हमारा कुछ, मतलब अगर सरफेस के हिसाब से देखें तो एरिया हमारा इधर है, बराबर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा ds का डायरेक्शन, क्लियर, एरिया का डायरेक्शन। अब आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंगल थीटा है। अब हर बार ऐसा केस नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा केस बनाए कि यहाँ पर जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन अलग है और एरिया का डायरेक्शन अलग है, मतलब दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्लक्स के लिए इक्वेशन लिखने जाए तो फ्लक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू, अब जो फ्लक्स का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, तो ds तो एज इट इज़ रहेगा ds, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जिसका हमारे को अगर एरिया के डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लेना है तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, आप इजीली बता सकते हैं इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहेगा, ये रहेगा e cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर e cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर फ्लक्स का, क्लियर। लेकिन अब हम लोग मतलब जिस लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ को हम लोग स्फेरिकल शेप का लेते हैं, ठीक है। अगर स्फेरिकल शेप का लेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व होने वाली है। कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग जो एरिया लेंगे तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर अपना मास है, ठीक है। तो मास से निकलने वाली जो, या ऐसा बोल सकते हैं मास की तरफ जाने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया, क्लियर। अब वो अंदर की तरफ, ठीक है। और जो एरिया है हमारा, वो एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही हो गया, मतलब दोनों के बीच में अब एंगल फॉर्म नहीं हो रहा इस केस के अंदर। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर एंगल नहीं है, ये बोलेंगे हम लोग ds है, और ये क्या है हमारे पास में, ये e cos थीटा है, बराबर। लेकिन यहाँ पर e cos थीटा का जो वैल्यू रहेगा, मतलब थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको, और यहाँ पे थीटा की जगह अगर वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 इज इक्वल्स टू 1, बराबर। अगर थीटा की जगह हम लोग 0 रख दे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, e cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, cos थीटा का वैल्यू आ गया 1, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, इनटू ds। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फ्लक्स को इस छोटे से एरिया के लिए। अगर मुझे पूरे बॉडी का, पूरे ऑब्जेक्ट का मुझे अगर ग्रेविटेशनल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, नाउ इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। अगर ऊपर के इक्वेशन को अगर हमने इंटीग्रेट किए तो इक्वेशन क्या मिलेगा समझना, इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e इंटू ds, ठीक है। तो फाई को, इंटीग्रेशन फाई को हम लोग फाई ही लिखेंगे, मतलब टोटल फ्लक्स को भी हम लोग फाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं e क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो हमको इक्वेशन क्या मिला, इंटीग्रेशन ds। अब ds क्या है, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। अभी आपको ये रैंडम शेप वाला बॉडी को ध्यान में नहीं रखना है, अर्थ को ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इस छोटे से पार्ट को तो मुझे क्या मिलेगा, पूरे अर्थ का जो सरफेस है वो मिल जाएगा, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, इसके जगह पर ये रिप्लेस कर सकता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ds किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। अगर मैं मानता हूँ कि ये रेडियस स्मॉल r है तब, अगर कैपिटल R माने तो यहाँ पे कैपिटल R लिखना पड़ेगा, क्लियर। अब अगर ये वैल्यू हम लोग ऊपर उठा के रख देते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका डेरिवेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखूंगा। E इज इक्वल्स टू होता है, E इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में G माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमने किए थे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या मिलता था, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर E के जगह पे पुट करते हैं तो इक्वेशन हमको क्या मिलेगा,
फाई इज इक्वल्स टू, ई के जगह पे वैल्यू आ जाएगा -4, यस सॉरी, यहाँ पे ई के जगह पे वैल्यू आ जाएगा -G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, और आगे जो वैल्यू अपने पास में वो एज इट इज़ लिख देंगे 4 पाई R स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं R स्क्वायर से R स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तब इक्वेशन क्या बचा, फाई इज इक्वल्स टू -G M 4 पाई। इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू -4 पाई कैपिटल G कैपिटल M। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हमारा जो गॉस लॉ है ग्रेविटेशन के लिए वो प्रूफ होता है। गॉस लॉ ने हमको क्या बताया था कि टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज इक्वल्स टू -4 पाई G टाइम्स द टोटल मास इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। टोटल मास हमारे पास में कैपिटल M इनक्लोज था, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द Gauss law for gravitation, Gauss law for gravitation। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।